एक किंगपिन एस्कोबार के शुरुआती दिनों के पाब्लो एस्कोबार का बनाना। नाम अभी भी डर और मोहित को गूंज रहा है, लेकिन इससे पहले कि दुनिया उसे एक निर्दयी ड्रग लॉर्ड के रूप में जानती है, वह पाब्लो नाम का एक लड़का था जिसे ग्रामीण कोलंबिया में पैदा किया गया था। 1939 में पैदा हुआ, पाब्लो रियो नेग्रो शहर में पले बढ़े। बाद में मेडेलिन के हलचल वाले शहर चले गए। उनके परिवार में गरीब थे, पिता किसान थे और माँ स्कूल शिक्षक थे। मेडेलिन में जीवन कठिन था, खासकर महत्वाकांक्षापूर्ण युवक के लिए। पाब्लो ने छोटे मोटे अपराध करके हस्टल करना सीखा। वह महत्वाकांक्षी और निर्दयी था, हमेशा आगे बढ़ने के तरीके ढूंढता रहता था। वह एक स्वाभाविक नेता था, एक वफादार अनुयायी इकट्ठा करता था, अपने निर्देश को पूरा करने के लिए तैयार था। गरीबी और महत्वाकांक्षा के कठिन हालातों में बना यह अनुभव उस व्यक्ति को आकार देगा जो वह बना। पाब्लो के शुरुआती उद्यमों में निषेध, सिगरेट बेचना और कब्रों की चोरी शामिल थी। वह हमेशा मौके ढूंढता रहता था, सिस्टम के अंतर का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता था। वह सत्ता और धन का आकांक्षी था, इसे गरीबी से बचने का एकमात्र तरीका मानता था। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि वास्तविक पैसा जो शक्ति और सम्मान खरीद सकता है, ड्रग्स, कोकीन और कार्टेल्स में था। 1970 के दशक में सत्ता में एस्कोबार के चढ़ाई ने संयुक्त राज्य में कोकीन की खपत में वृद्धि देखी और पाब्लो ने एक अवसर देखा। उन्होंने शुरुआत में एक छोटे समय के ऑपरेटर के रूप में ड्रग ट्रेड में प्रवेश किया। वह जल्दी से रैंक में उठे। उनकी महत्वाकांक्षा और निर्दयता ने उन्हें अलग कर दिया। वह एक स्वाभाविक नेता था जिसने जल्दी से वफादार अनुयायियों की एक टोली इकट्ठा कर ली। पाब्लो समझता था कि आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना व्यवसाय को नियंत्रित करना है। उन्होंने कोलंबिया के जंगलों में कोकीन प्रयोगशालाएं स्थापित की, कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले कोकीन का उत्पादन किया। उन्होंने ड्रग्स परिवहन के लिए विमान खरीदे और अमेरिका में तस्करी के मार्ग बनाए। वह एक लॉजिस्टिक प्रतिभा था और उसका साम्राज्य उसकी बढ़ती संपत्ति के साथ तेजी से बढ़ा। उन्होंने मेडेलिन के गरीब पड़ोसों में स्कूल, अस्पताल और आवास परियोजनाओं का निर्माण करने वाले एक परोपकारी दाता की छवि बनाई। कई लोगों ने उन्हें रॉबिन हुड की तरह देखा, जो अमीरों से लेता और गरीबों को देता है। यह छवि, जिसे ध्यान से बनाई और निर्दयता से लागू किया गया, उनकी शक्ति की नींव बनेगी। चांदी या सीसा, एस्कोबार साम्राज्य का क्रूर शासन। पाब्लो का सत्ता में उठना खून से ढका हुआ था। वह अपने संगठन के भीतर और बाहर दोनों ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने में निर्दयी था। वह प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या सीसा में विश्वास करता था। आपने या तो उसकी रिश्वत स्वीकार की या उसकी गोलियों का सामना किया। उन्होंने समान माप में भय और वफादारी पैदा की। एस्कोबार के आतंक का शासन बिना सीमा का था। उन्होंने उन पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों पर इनाम रखा जिन्होंने उनका विरोध किया। उसने बम विस्फोटों और हत्या की योजना बनाई, जो उसके रास्ते में खड़े हो गए किसी को निशाना बनाया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और संदेश स्पष्ट था, मेरा विरोध करो और तुम मर जाओ। उनकी हिंसा सिर्फ खतरों को खत्म करने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक संदेश भेजने के बारे में थी। ये डर पैदा करने के बारे में था, खुद को अछूत बनाने के बारे में। वह भय की शक्ति को समझता था। ये एक शहर, एक राष्ट्र को कैसे पंगु कर सकता है, और उसने अपने साम्राज्य का निर्माण करने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल बेरहमी से किया। कोलंबिया ने एक राष्ट्र पर बंधक एस्कोबार की पकड़ रखी। पाब्लो एस्कोबार का प्रभाव आपराधिक अंडरवर्ल्ड से कहीं परे फैला गया। उन्होंने सभी स्तरों पर कोलंबियाई समाज में घुसपैठ की। राजनेताओं, न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी। उन्होंने चुनावों को प्रभावित करने और सरकार में हेरफेर करने के लिए अपनी संपत्ति और शक्ति का इस्तेमाल किया। वह एक राज्य के भीतर एक राज्य बन गया था। कोलंबिया पर एस्कोबार की पकड़ दम घुटने वाला था। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने ड्रग साम्राज्य की रक्षा करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण से बचने के लिए किया। उन्होंने कोलंबियाई सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, आतंक की लहर को छुड़ाया जिसने देश को अराजकता में डाल दिया। वह कोलंबिया की सबसे बड़ी समस्या बन गया था, एक कैंसर देश में खा रहा था। कोलंबियाई सरकार के पास भारी अमेरिकी दबाव के तहत कदम उठाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने एक विशेष पुलिस इकाई बनाई, खोज ब्लॉक, जो एस्कोबार का शिकार करने और उसे त्वरित न्याय दिलाने के लिए समर्पित थी। एक बिल्ली और चूहे का खेल आया, अधिकारियों और दुनिया के सबसे वांछित व्यक्ति के बीच एक घातक नृत्य। एस्कोबार के शासन में आतंकवाद के महत्वपूर्ण क्षणों का अनुभाग पांचे पाब्लो एस्कोबार के आपराधिक करियर, अकथनीय हिंसा के कृत्यों से चिह्नित किया गया था। सबसे साहसी में से एक 1939 में एवेंका फ्लाइट 203 पर बमबारी थी। एस्कोबार ने गलती से सोचा कि एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बम विस्फोट में था, जिसमें 110 निर्दोष लोग मारे गए। दुनिया को चौंका दिया और उनके शासन की क्रूरता को तेज ध्यान में लाया। एक और निर्धारित क्षण 1924 में न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनिला की हत्या थी। लारा बोनिला ने एस्कोबार को चुनौती देने की हिम्मत की थी, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक क्रूसेड शुरू किया। उसकी हत्या, एक बेहद उदासीन कार्य, ने एक ठंडा संदेश भेजा।
एस्कोबार की पहुंच से कोई भी सुरक्षित नहीं था। ये हिंसा, उनकी क्रूरता में चौंकाने वाली अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। वह एक निर्दयी और गणना करने वाला व्यक्ति था जो सत्ता पर काबिज था। वे उनकी शक्ति का प्रमाण थे, बल्कि उनकी निराशा का भी प्रमाण था। जैसा कि दीवारें खंड 6 में बंद होने लगीं, पीछा का रोमांच, मायावी एस्कोबार का शिकार, पाब्लो एस्कोबार का शिकार एक जटिल और खतरनाक उपक्रम था। वह हमेशा एक कदम आगे था और अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल पकड़ से बचने के लिए करता था। सूचना देने वालों का नेटवर्क और सुरक्षित ठिकाने थे, और वो एक पल में गायब हो सकता था। वो एक भूत जैसा था जो घास के मैदान की सड़कों पर चलता था। खोज ब्लॉक यूएसएस एजेंसी की सहायता से उनकी खोज में अथक रहा। वे फोन टैप करते, सुरागों का पीछा करते और छापेमारी करते। वे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ थे, लेकिन उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि एस्कोबार को पकड़ना उनके आतंक के शासन को समाप्त करने की कुंजी थी। पीछा बिल्ली और चूहे का खेल था, मोड़ और मोड़ से भरा था। दबाव के बावजूद एस्कोबार ध्यान का आनंद लेता था। उसे अधिकारियों का मजाक उड़ाना पसंद आता था, उन्हें जंगली हंस का पीछा करने पर भेजता था। वह खुद को अजेय मानता था, मगर उसका भाग्य समाप्त होने वाला था। धारा 7 ने दीवारों को एस्कोबार के करीब कोने में डाल दिया। 1992 तक नेट पाब्लो एस्कोबार पर बंद हो रहा था। राष्ट्रपति सीजर गावरिया की अगुवाई में कोलंबिया सरकार ने नया कानून बनाया था, जिससे आतंकवादियों से वार्ता अवैध हो गई थी। इसका मतलब यह नहीं था कि कोई और सौदा न हो, न ही लग्जरी जेलों में छिपना हो। एस्कोबार को अमेरिका में वास्तविक जेल समय का सामना करना पड़ रहा था। दबाव बढ़ रहा था। एस्कोबार का संगठन अंदर से टूट रहा था, अंदर से लड़ाई और विश्वासघात से कमजोर हो गया था। खोज ब्लॉक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में अधिक परिष्कृत हो रहा था। एस्कोबार नियंत्रण में होने के आदि तेजी से अलग थलग और पारानायक हो रहा था। बढ़ते दबाव के बावजूद एस्कोबार ने आत्मसमर्पण से मना कर दिया। उन्होंने नियंत्रण हासिल करने के लिए हताश प्रयास में बम विस्फोटों और हत्या की योजना बनाते हुए आक्रामक रूप से अंत जब यह आया तेज और क्रूर होगा। धारा 8 2 दिसंबर 1963 2 दिसंबर 1963 को एक युग का अंत। पाब्लो एस्कोबार का आतंक का शासन समाप्त हो गया। उसे मेडेलिन के एक मध्यम वर्ग के पड़ोस में खोजा गया था। खोज ब्लॉक के साथ फायरिंग शुरू हुई और छतों पर भागने की कोशिश कर रहे एस्कोबार को गोली मार दी गई। वह 40 साल का था। उसकी मौत पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं। कुछ ने अत्याचारी के अंत का जश्न मनाया, जबकि अन्य ने लोकनायक के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। उसकी मृत्यु एक युग का अंत है, लेकिन उसके आतंक के शासन के निशान लंबे समय तक कोलंबिया को परेशान करते रहेंगे। छत पर फैले उनके निजात शरीर की छवि एक युग के अंत का प्रतीक बन गई। वह आदमी जो एक बार अजेय अछूत दिखता था, चला गया था, लेकिन उनके शासन की विरासत, हिंसा, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभाजनों की लंबी छायाएं बनी रहेंगी। धारा 9 एक राष्ट्र के संरक्षक की विरासत निशान लगी। एक कहानी अधूरी है। पाब्लो एस्कोबार की विरासत बेहद जटिल है। वह एक निर्दयी अपराधी था जिसने हजारों लोगों की जान ली। वह एक चालाक व्यापारी, एक मास्टर मैनिपुलेटर और उस वातावरण का उत्पाद भी थे जिसमें वह पले बढ़े थे। उनकी कहानी एक चेतावनी कहानी है। ड्रग्स, हिंसा और भ्रष्टाचार के संक्षारक प्रभावों की एक याद दिलाता है। यहां तक कि मौत में पाब्लो एस्कोबार मोहित और भयानक करना जारी रखता है। उनकी कहानी पुस्तकों, फिल्मों और टीवी शो में सुनाई गई है। वह ड्रग व्यापार के आकर्षण और खतरे का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। इस अवैध व्यवसाय की मानव लागत की एक याद दिलाता है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई एक हाइड्रा सिर वाले राक्षस के खिलाफ निरंतर चलती रहने वाली लड़ाई है। पाब्लो एस्कोबार अब नहीं है, लेकिन उनकी कहानी अभी भी चुनौतियों की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो गूंजती रहती है, मानव प्रकृति के अंधेरे पक्ष और शक्ति के स्थायी आकर्षण की एक याद दिलाती है। Please don't forget hit the like and subscribe button.